सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की क्लास में अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी की आज की धमाकेदार प्रश्नों वाली क्लास की। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसके बारे में कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है उसको अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिया गया। ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में बकिंगम ने रिसर्च फॉर टीचर नामक पुस्तक में किया। ऑप्शन सी, शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप 1953 में स्टीफन एम कोरे ने दिया था। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में जो ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों को अपन फिर से देखते हैं। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में बकिंगम ने किया था, ये भी सही है। और किस पुस्तक में किया? रिसर्च फॉर टीचर नामक पुस्तक में किया था, ये कथन भी सही है। अगला, शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप किसने दिया था? स्टीफन एम कोरे ने। कब दिया था? 1953 में दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो तीनों ही कथन है वो सत्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या स्थानीय एवं खाली जगह होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, जो शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान होता है अर्थात शिक्षा संबंधी जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, उसमें जो समस्याएं होती है वो स्थानीय और कैसी होती है? व्यवहारिक होती है। स्थानीय और व्यवहारिक होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राष्ट्र की उन्नति या प्रगति निम्न में से किस प्रकार के बालकों पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी जो राष्ट्र होता है, कोई देश होता है, उसकी उन्नति या जो प्रगति होती है वो किस प्रकार के बालकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी सृजनशील, ऑप्शन सी विचारशील, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों पर, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति या प्रगति होती है वो प्रतिभाशाली और सृजनशील दोनों ही प्रकार के बालकों पर निर्भर करती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखने से पहले एक विशेष सूचना आपके लिए, और सूचना यह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर रीड के अनुसार सभी विषयों की एक निश्चित टाइम टेबल, एक निश्चित शेड्यूल के तहत डेली क्विज अपलोड होती है। तो उन क्विज में आप हिस्सेदार बनकर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्विज अटेंड करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, अभी कितनी तैयारी और आपको करनी है, या अभी कितनी तैयारी शेष है, तो ये भी आपको एक अनुमान हो जाएगा। तो मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े ताकि आपको और बेनिफिट हो सके। और चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। और हर रोज़ मॉर्निंग में 6:05 पर साइकोलॉजी की ये क्लास अपलोड हो जाती है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक कंटिन्यू चलेंगे अपन, और साइकोलॉजी में आपकी तैयारी को बेटर से बेटर करवाने में मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा आपका। तो आगे प्रश्न देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी खाली जगह उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। मतलब जो बीएस ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी तो वह किसकी एक पदानुक्रमिक व्यवस्था है। देखो, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी में है भावात्मक, ऑप्शन सी में है मनोगत्यात्मक, ऑप्शन डी में है मनोविश्लेषणात्मक, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए संज्ञानात्मक।
अर्थात ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्न में से है। प्रतिभाशाली जो बालक है उनके शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी में है खेल विधि, ऑप्शन सी में है प्रायोजना विधि, ऑप्शन डी में है उपचारात्मक विधि और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी प्रायोजना विधि। देखो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि केवल प्रायोजना विधि भी नहीं है, प्रायोजना विधि के साथ साथ निगमन विधि और ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है ना, ये भी प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण की श्रेष्ठ विधियों में शामिल है। कौन कौन सी? प्रायोजना के अतिरिक्त कौन सी हो जाएगी? ह्यूरिस्टिक विधि और निगमन विधि है, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए श्रेष्ठ विधियां मानी गई है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न देखते हैं। समायोजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एडजस्टमेंट जो समायोजन होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ऑप्शन बी समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, ऑप्शन सी समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो समायोजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको अपने को पहचानना है। तो यहाँ पर तो देखो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल सही है और ये जो एक प्रकार की परिभाषा है और ये किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। मतलब स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। अगला है समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, बिल्कुल सही है। ये भी एक परिभाषा के आधार पर लिया गया, यह एक वैज्ञानिक का कथन है। एडलर ने कहा था, किसने कहा था? एडलर ने कहा कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का क्या होता है? आधार होता है, तो ये भी सही है। अगले में है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। ये बताया था गेट्स व अन्य ने। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो तीनों ये तीन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है समायोजन के बारे में, तो तीनों ही सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कथन कौन सा सही नहीं है, तो तीनों ही सही है ना। अगला प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण है। देखो एब्राहम मेस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन ए स्वाभाविक एवं कृत्रिम प्रेरक, ऑप्शन बी जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक, ऑप्शन सी दैहिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरक, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो मेस्लो ने प्रेरकों को दो भागों में बांटा था। मेस्लो ने प्रेरकों को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। और वो प्रेरक है अपने एक तो जन्मजात और एक अर्जित प्रेरक। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक। देखो स्वाभाविक एवं कृत्रिम जो प्रेरक है वो देने वाले थे आपके थॉमसन। कौन थे? थॉमसन। और जैविक या जिनको बोलते हैं दैहिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में वर्गीकृत करने वाले कौन थे? वो थे गेरट। ठीक है, तो इनमें तीन अलग अलग वैज्ञानिकों का वर्गीकरण आ रखा है, तो ध्यान रखना है। स्वाभाविक एवं कृत्रिम प्रेरक किसके अनुसार होता है? वो होते हैं अपने थॉमसन के अनुसार। जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक किसके अनुसार होता है? मेस्लो के अनुसार। और दैहिक को अपन जैविक भी बोलते हैं। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरक किसके अनुसार होता है? गेरट के अनुसार होता है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न और याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी स्टेनले हॉल और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अल्बर्ट बांडूरा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? अल्बर्ट बांडूरा। ध्यान रखना स्टेनले हॉल है वो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाता है। अमेरिका में चलाया था उन्होंने। स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन है वो चलाया था। तो बाल अध्ययन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? स्टेनले हॉल। जबकि संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बांडूरा। कौन है? अल्बर्ट बांडूरा। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी टोलमैन, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो आप में से यदि कहीं ये सोच रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो आपके स्किनर होगा तो गलत है। देखो स्किनर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा हल। देखो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हल ने दिया था।
स्किनर पुनर्बलन के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखना, मतलब पुनर्बलन देने वाले कौन है? स्किनर। जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। तो यहाँ पे आपके किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया और पुनर्बलन देने वाले अर्थात पुनर्बलन के जनक कौन है? स्किनर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखो, आज के अंतिम प्रश्न को देखने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है या अच्छी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ क्लास को लाइक भी करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। मनोविज्ञान से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार के सवाल को लेकर उलझन या किसी पॉइंट के बारे में आप कुछ खास नोट्स या मान लिया कि आप कुछ प्रश्न चाहते हैं किसी विशेष पॉइंट से संबंध में, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, विशेष तौर से फिलहाल साइकोलॉजी में, ठीक है। तो अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं अपन। लास्ट प्रश्न है आज का, शाही दबाव परीक्षण IBT के प्रतिपादक है। देखो, इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT का मतलब क्या होता है? इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही दबाव परीक्षण। तो इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पाइन एवं टेंडलर, ऑप्शन बी में है ल्यूपोल्ड बेलोक, ऑप्शन सी में है मॉर्गन व मुर्रे, ऑप्शन डी में है हरमन रोरसा और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, इसमें जो A, B, C और D है, इनमें जितने भी वैज्ञानिकों के नाम मैंने लिखे हैं वो सब किसी न किसी परीक्षण के जनक है। अब बाकी वाले आपको कमेंट में करके बताना है कि कौन किसका जनक है। मैं केवल इस प्रश्न का आंसर दे रहा हूं और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, हरमन रोरसा। अब आपको बताना है मॉर्गन और मुर्रे ने कौन सा परीक्षण दिया था, ल्यूपेल्ड बेलोक ने कौन सा परीक्षण दिया था और पाइन और टेंडलर ने कौन सा परीक्षण दिया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।